जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में मुगल काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यह हमारे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल का पहला वीडियो है। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मुगल काल है, मुगल पीरियड है, ये बाबर से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, बाबर के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या ऐसे हैं जो याद रखने के लिए जरूरी है। देखिए इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यदि उस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है तो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बाबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मुगल काल का ये फर्स्ट वीडियो है। देखिए बाबर जो है ये मुगल काल का हम लोग संस्थापक मानते हैं। जो वास्तविक संस्थापक है बाबर, तो बाबर से ही यहाँ पे मुगल काल का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि मुगल काल का संस्थापक कौन होगा? बाबर होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वास्तविक नाम है इसका, जो मूल नाम है बाबर का, वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसको याद रखना है, क्योंकि देखिए मुगल काल का सबसे पहला ये शासक है जो कि मुगल काल का स्थापना करता है, पानीपत का युद्ध लड़ता है। इसमें 4 युद्ध जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रश्न भी देखेंगे किस तरीके से पूछा गया है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं हिंट करूंगा उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मुगल काल का संस्थापक बाबर है और बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना, ठीक है। फरगना जो है ये उज्बेकिस्तान में है। हम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना है, इतना बस ध्यान रख सकते हैं कि फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में है, वहां पे उसका जन्म होता है। और बाबर का जो पिता है उसका मृत्यु हो जाता है कब? जब बाबर 11 वर्ष का रहता है उसी समय। तो ये लगभग 1494 ईस्वी में ये फरगना के गद्दी पर बैठता है। लेकिन वहां पे भी बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे शक्तिशाली शासक और भी रहते हैं, जिनके कारण से वहां क्या है, लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि बाबर वहां कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप से वहां पे उसका एक वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, फरगना में। तो इस तरीके से हम लोग अभी देखेंगे कि जो बाबर है वो भारत में एंटर कैसे करता है, क्या कारण होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं सीक्वेंस वाइज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आगे कि बाबर अपने फरगना जो शासन है, शासन काल में 1501 ईस्वी में, ठीक है, समरकंद पर ये अधिकार करता है और वहां पे केवल 8 महीने तक ही कब्जा करता है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मैं जिसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अच्छे से हिंट करूंगा। सीक्वेंस से अच्छे से पढ़ना जरूरी है, सबको जोड़ते हुए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा याद रहे। तो इसलिए हम लोग ये सब चीजों को पढ़ रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं। 1504 ईस्वी में ये काबुल विजय, उस समय काबुल को भी ये जीतता है, ठीक है। और काबुल को जीतने के साथ साथ ये गजनी को भी, गजनी के ऊपर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद से फिर ये आगे, ये 1507 ईस्वी में जो बाबर है ये बादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि बादशाह की उपाधि कौन धारण करता है, ठीक है। तो ये बाबर के लिए है, बाबर धारण करता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे अब देखते हैं कि जो बाबर है उसका आक्रमण क्या क्या है, आक्रमण के कारण क्या है, ठीक है। मतलब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब वो भारत में एंटर करता है ना, तो आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा है कि वो भारत पे ही आक्रमण करने के लिए सोचता है। तो हम लोग इसका रीजन को देखते हैं, ठीक है। भारत का ये बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों के बार बार पराजय के कारण से था। मतलब पहला रीजन इसमें ये है कि वहां पे जो उज़्बेक
उज़्बेक लोग थे, उज़्बेकिस्तान में वो लोग काफ़ी शक्तिशाली थे, उनके मध्य लगातार संघर्ष चलता रहता था और लगातार बाबर भी वहाँ कोशिश करता था कि अपने आप को थोड़ा स्थायी बनाए रखे। लेकिन कहीं न कहीं वो उज़्बेकिस्तान के लोग जो वहाँ के जो शक्तिशाली शासक थे, वो ऐसा करने नहीं दे रहे थे, यानी कि बाबर बार-बार उनसे पराजित हो जा रहा था, यानी कि उसको स्थायी रूप से अपना साम्राज्य नहीं बना पा रहा था। ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होता था, ठीक है? यानी कि अब उसका साम्राज्य है, बाबर का साम्राज्य है, तो वहाँ अगर अच्छे से आमदनी नहीं होगा, तो जो उसकी और भी सेनाएँ हैं, बहुत सारे अपने शासन जो साम्राज्य होता है, अगर किसी भी राजा के अंतर्गत कोई साम्राज्य है, तो उसके अंदर बहुत सारे कार्यकारी अधिकारी वगैरह रहते हैं, तो उनका भी उसका भी ज़रूरतों को देखना है ना? तो उस तरीके से मामूली आमदनी के कारण से भी वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये भारत की ओर आगे बढ़ने का कोशिश करता है। और देखते हैं आगे, मुख्य कारण यहाँ पे क्या दिखता है, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन भारत पे अट्रैक्शन का रीज़न क्या है देखिए, बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर की उपलब्धता थी। क्या थी, कैसे कैसे हुआ यहाँ पे देखिए, बाबर के आक्रमण से पूर्व, ठीक है? ये जो भारत का स्थिति था, ठीक है? लोदी वंश है, ठीक है? यहाँ मतलब पूरा लोदी वंश का तो वहाँ पे बहुत सारा साम्राज्य लगभग फैल गया था। उसके अलावा छोटे-छोटे साम्राज्य और भी अलग-अलग जगह पे मतलब एक-दूसरे में ही संघर्ष कर रहे थे जीतने के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ बाबर यहाँ पे देखता है। बाबर इसको इसको ये पता चलता है कि क्या है कि भारत में कोई भी एक तरीके से बड़ा कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है, ठीक है? लोदी वंश था, लेकिन धीरे-धीरे क्या है, वो भी कमज़ोर पड़ते जा रहा था, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसा बड़ा साम्राज्य नहीं है जो कि सबको इकट्ठा करके चले। तो यहाँ पे बाबर को एक लूप होल दिखता है और फिर वो यहाँ पे आक्रमण करने का प्रयास करता है, ठीक है? यानी कि अब दिख रहा है कि यहाँ पे कमज़ोर शासक है, एक-दूसरे में एकता नहीं है, तो इसलिए क्या करता है, फिर ये धीरे से भारत में एंटर करता है। तो ये सब इसका रीज़न है। देखते हैं अब आगे हम लोग इसमें क्या-क्या ये अपना आक्रमण करता है, आक्रमण का क्या शुरुआत कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहला इसका अभियान है भारत की तरफ 1518 से लेकर के 1519 ईस्वी में, ठीक है? बाबर सबसे पहले बाजौर और भेरा का जो क्षेत्र है, उस पर अधिकार करता है, ठीक है? उसके बाद से ये प्रथम अभियान है ना, 1518 से लेकर के 1519 के बीच में, तो प्रथम अभियान जो है भारत के प्रति, ठीक है? तो बाजौर और भेरा या भीरा इसको याद रखेंगे। उसके बाद से 1519 में यहाँ पे बाबर जो है खैबर दर्रा, यानी कि जो पेशावर उधर ही से आएगा ना, उज़्बेकिस्तान आप मैप में देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान सब इधर ही है, ठीक है? तो उधर ही से एंटर करते हुए आता है। तो खैबर दर्रा जो पेशावर का एरिया है, उसको पार करता है, लेकिन फिर से वहाँ से पेशावर से वापस चला जाता है 1519 में। लेकिन फिर से ये 1 साल बाद 1520 में बाजार और भेरा को फिर से जीतता है और आगे बढ़ते हुए ये सियालकोट और सैयदपुर ये दोनों पे अधिकार कर लेता है, ठीक है? अब यहाँ से और आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे 1524 ईस्वी में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को यहाँ पे अब आगे बढ़ा ना, तो अब यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध होता है, पहला युद्ध, वो अब यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये अभियान तो हुआ, इन सबको तो जीत लिया। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है कि इब्राहिम लोदी और दौलत खां, ठीक है? दौलत खां इसका चाचा है, तो इब्राहिम लोदी का पूरा साम्राज्य उस समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक है? तो भारत पे लगभग बहुत एरिया, साउथ का कुछ क्षेत्र, विजयनगर साम्राज्य वाला जो एरिया है, उसको छोड़ कर के लगभग सभी जगह पर था। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतभेद था सभी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दौलत खां है, ठीक है? दौलत खां और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में एक मतभेद चलते रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि दौलत खां जो है, ये खुद बाबर को आमंत्रण भेजवाता है, ठीक है? वहाँ पे ये भारत आए और इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, ठीक है? उसको पराजित करे।
और जो दौलत खां रहता है उस समय क्या है, ये पंजाब का गवर्नर है। तो दौलत खां हो गया, और दौलत खां के अलावा राणा सांगा खुद, ठीक है। यहाँ पे ये दिलवर खां के थ्रू तो दौलत खां पहुंच जाता है, उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे याद रखना है हम लोग को दौलत खां और राणा सांगा, ठीक है। ये दोनों क्या सोचते हैं कि अब पूरा भारत में लगभग इब्राहिम लोदी का पूरा साम्राज्य है, ठीक है। दौलत खां और राणा सांगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं, राणा सांगा जो है, ये दोनों क्या है कि अपना साम्राज्य जो है अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, उसके दबाव में। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि बाबर जो है वो काफी शक्तिशाली है, लगातार युद्ध करते आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको आमंत्रण भेजते हैं, ठीक है, उसको संदेश भेजते हैं कि बाबर खुद इनका सोचना रहता है कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी से युद्ध करेगा और उसको हरा देगा, और फिर क्या करेगा, भारत को जितना जो भी उसको चाहिए भारत से, वो सारा चीज अपना धन वगैरह लूट करके फिर से वापस चला जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, भारत में जो ये इब्राहिम लोदी का शक्तिशाली साम्राज्य है, वो तो समाप्त हो जाएगा, फिर छोटे मोटे बचेंगे। तो ये लोग क्या है, फिर अच्छे से शासन कर सकेंगे, राणा सांगा और ये दौलत खां। तो ये लोग, इनका ये प्लान रहता है। तो अब उसको आमंत्रण भेजते हैं, फिर यहाँ पे बाबर आता है, ठीक है। बाबर आने के बाद से, बाबर जब यहाँ पे भारत में आता है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे युद्ध होता है, सबसे पहला प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ से इसका मेन जो एक तरीके से स्टोरी है, मुगल काल का जो स्थापना है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, कब हुआ, उसका डेट भी पूछा जाता है, तो अप्रैल 1526 में, ठीक है। कई बार उसमें डेट भी पूछ देता है, तो 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पहला पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा चीज क्या हुआ कि इस तरीके से ही पूछ सकता है कि पानीपत के समय किसके किसके बीच हुआ, इस तरीके से नहीं पूछेगा, इस तरीके से भी पूछ सकता है। प्रश्न बन कैसे कैसे बन सकता है, उसको आप सोचिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध के समय दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, ठीक है। देखिए अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया, और अंत में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो है वहीं पे युद्ध में मारा गया। हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब वहां भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये प्रथम शासक था जो कि युद्ध में मारा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पानीपत का युद्ध, ठीक है। इसमें से 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, और इसी में देखिए, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे तुलगमा युद्ध पद्धति। अब इस पद्धति से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि तुलगमा युद्ध पद्धति किस युद्ध से संबंधित है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध से संबंधित है। तुलगमा युद्ध का प्रथम भारत में पहला प्रयोग, ठीक है, या फिर उपयोग, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा किया गया था। तुगलमा युद्ध पद्धति किस युद्ध में किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई सा भी प्रश्न बनता है कभी भी, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे कि और कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। तो तुलगमा युद्ध पद्धति जो है, ये बाबर जो है युद्ध करने का एक उसका रणनीति था। देखेंगे यहाँ पे चित्र में क्या होता है कि जब कोई इनका जैसे कोई भी अगर शत्रु आता है, देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने का, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ से कोई इस तरीके से, ठीक है, इस शत्रु आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बाबर के सेना है, वो लोग क्या करते हैं कि अर्ध चंद्राकार में इस तरीके से, ये धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरा फैल जाते हैं लगातार,
ठीक है। सब तरफ से बाबर की सेनाएं इस तरीके से आगे बढ़ती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये अर्धचंद्राकार के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, ये शत्रु के पूरा सेना को गोल नहीं हो पा रहा है, तो ये ठीक है, इस तरीके से ये घेर लेते हैं उसको, पूरा गोल ऐसे घेर लेते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब जो शत्रु की जो सेनाएं हैं वो बीच में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से लोग हमला करते हैं। तो काफी बहुत सोचा समझा ये रणनीति था, तो याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाम है ना, तुलगमा युद्ध पद्धति, तो इसको याद रखेंगे, ये वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। वर्ड से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा भी है, हम लोग देखेंगे अभी इस प्रश्न को। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए कौन सा युद्ध, यहाँ पे सॉरी उस्मानी पद्धति का ये प्रयोग किया था, तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तोप को कैसे सजाया जाए, उसका भी एक पद्धति था, जिसको उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति कहा जाता है। तो इसका प्रयोग किस में हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं और आगे इसी में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगान जो थे ये लोग, इनकी शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, और उसके बाद से फिर क्या होता है, दिल्ली और आगरा के समेत पूरा पूरा समेत लगभग भारत को ही हम लोग मान लेते हैं, वो लगभग पूरा कमजोर पड़ जाता है, और बाबर का वहां पे अधिकार हो जाता है। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक यहाँ पे चांदी का सिक्का बंटवाया। तो ये जो चांदी का जो सिक्का है ना, उसका नाम है शाहरुख, ठीक है। तो इस नाम से बाबर ने चांदी का सिक्का बंटवाया, ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे चांदी का सिक्का देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पहले का जो चांदी का सिक्का इस तरीके से होता था। तो जब ये चांदी का सिक्का बंटवाता है ना, तो ये एक तरीके से ये उदारता है उसका, चांदी का सिक्का बंटवा रहा है, तो इसलिए उसको कलंदर की भी उपाधि, उस समय के जो लोग थे वो लोग कलंदर की उपाधि देते हैं उसको। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, बना हुआ है, देखेंगे हम लोग प्रश्न में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि शाहरुख, ठीक है, शाहरुख जो है, ये सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, या फिर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात चांदी का सिक्का किस नाम से चलवाया था, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। कलंदर की उपाधि किस कारण से दी गई, बाबर को किस कारण से दी गई, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो हर तरीके से आपको प्रश्न बनने का डायरेक्शन सोचना है, उससे बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कौन किए थे, उस्ताद अली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुस्तफा खां, ये दोनों को याद रखेंगे। तोपखाने का नेतृत्व करने वाले ये दो बंदे थे, ठीक है। ये दोनों अधिकारियों ने पूरा तोपखाने का नेतृत्व किया था, अच्छे से याद रखना इसको। आगे देखते हैं अब इसमें प्रश्न, ठीक है। पानीपत का जो युद्ध हम लोग अभी पढ़े, अब उससे किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, देखिए अभी ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत सारे और भी प्रश्न है, लेकिन मैं उतना ज्यादा ऐड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जिसको भी अगर मैं मोस्ट बता रहा हूँ मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किस वंश के शासक को परास्त करने के बाद से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, मुगल काल का स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ से जो प्रश्न है सभी अच्छे से याद रखना है, किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो लोधी वंश था, आगे देखते हैं हम लोग, और प्रश्न है इसमें, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था। देखिए सीपीयू एसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है।
याद रखेंगे तो इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले और किसी भी एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न बन जाए, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध ये तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रहेगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हो गया। अब दूसरा है खानवा का युद्ध। कब हुआ? सबसे पहले डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खानवा का युद्ध याद रखना है ना, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। जैसे हम लोग पानीपत का देख लिए है ना, उसमें क्या कारण था। जो बाबर था उसके पास उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे फरगना में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ सबसे पहले जो है वहाँ की जो एक तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ पे उसका शासन कमजोर था, स्थायी रूप से वहाँ पे वो बस नहीं पा रहा था। ठीक है, लगातार आक्रमण चल रहे थे, या साम्राज्य में एक तरीके से उसको स्थायी रूप से बसने नहीं दे रहे थे, तो ये दबाव चल रहा था। प्लस उसके शासन में एक तरीके से कहीं ना कहीं आमदनी का कमी था। तो इस तरीके से ये सारा चीज को देखा, प्लस भारत की ओर जब देखा तो उसको दिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अ, एक तरीके से आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश कमजोर है। ठीक है, तो वहां पे उसको दिखा कि हाँ, यहाँ आक्रमण करने से कहीं ना कहीं उसको विजय प्राप्त होगा और वहां पे वो अच्छे से शासन कर सकेगा। तो ये सब उसको कारण दिखा। बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी बातें, जितना भी बाबर के बारे में है सारी बातें उसमें बताई गई हैं। भारत के बारे में भी उसमें काफी अच्छा वर्णन है, हम लोग उसको देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध का कारण हम लोग समझ में आए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो राणा सांगा जो है वो क्या करता है, चित्तौड़ का वो नरेश है ना, मतलब चित्तौड़ साम्राज्य जो है वहां का वो राजा है। ठीक है, तो राणा सांगा जो है उस समय क्या है कि इब्राहिम लोदी का साम्राज्य था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो वो सोचता है, हम लोग पहले भी मैं बताया आपको कि वो यही सोचता है कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी से युद्ध करेगा। ठीक है, बाकी जितना भी धन लूटना रहेगा सब लूट करके वापस चला जाएगा जैसे बाकी लोग आते हैं। इस तरीके से राणा सांगा सोच करके उसको बुलाता है। लेकिन जब बाबर युद्ध करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद से भारत में ही रहने का व्यवस्था कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास पहले ही व्यवस्था नहीं, तो वो भारत पे ही रहने का अपना निश्चय करता है। अब हुआ यहाँ पे कि जो राणा सांगा जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया, है ना। अब राणा सांगा चाह रहा था ना कि अपना साम्राज्य बने, लेकिन उसका साम्राज्य नहीं बना क्योंकि जो बाबर है वो यहीं पे रहने का निश्चय कर लिया। तो ये कारण के यही जो मुख्य कारण है जिसके कारण से राणा सांगा जो है वो आगे चल करके खानवा का युद्ध करता है। ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध जो है चित्तौड़ के राजपूत नरेश यहाँ पे राणा सांगा और किसके बीच में, बाबर के बीच में लड़ा गया। तो अब यहाँ से पहला प्रश्न तो ये बन गया कि खानवा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, हो सकता है कि प्रश्न इस ऐसा भी बने कि खानवा के युद्ध का मुख्य कारण निम्नलिखित में से था, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। देखिए बाबर की आत्मकथा बाबरनामा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें भी इसका पूरा वर्णन किया गया है। राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उसके बारे में पूरा वर्णन अच्छे से वर्णन किया गया है। तो खानवा का युद्ध में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला डेट याद रखना है, मार्च 1527 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ। यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ, किन दो शासकों के बीच में हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। जो बाबरनामा है उसमें भी खानवा का के युद्ध का वर्णन किया गया है। हो सकता है इस तरीके से प्रश्न बने कि बाबरनामा में निम्नलिखित में से किस युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए अभी हम लोग पहले पढ़े पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका भी वर्णन किया गया है, खानवा का भी युद्ध का वर्णन किया गया है। लेकिन जब बाबरनामा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है कि केवल खानवा को रखे का युद्ध रखे, बाकी सबको हटा दे, वहां कोई और रख दे ऑप्शन में, है ना। तो इसलिए याद रखेंगे कि बाबरनामा में
इसका भी वर्णन किया गया और पानीपत, ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, देखते हैं और आगे इसके बारे में, खानवा के युद्ध के बारे में, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और फिर खानवा के युद्ध को जीतने के बाद से बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया। ठीक है, तो गाजी का उपाधि धारण करता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गाजी का उपाधि, ठीक है, बाबर ने किस युद्ध के बाद में धारण किया। तो याद रखेंगे खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। खानवा के युद्ध में ये बाबर ने, मतलब उसको जीतने के लिए, खानवा का युद्ध जो है उसको जीतने के लिए जो है, बाबर देख रहे हैं, बाबर का मानसिकता और उसका लड़ने का एक तरीके से टेक्निक काफी मतलब प्रभावशाली है। देखिए यहाँ पे जो है, जितना उसके सैनिक लोग हैं ना, उनके बीच में शराब वगैरह को भी पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से जरूरी है ना। तो ये प्रतिबंध पूरा लगा देता है शराब पे, कि क्या है कि पूरा इस युद्ध को जीतना है किसी भी हालत में। उनको मोटिवेट करने के लिए ये तमगा कर जो है, इसको व्यापारिक कर भी कहते हैं। तो जो उसके जितने भी सेना थे, ठीक है, मुस्लिम थे, उन सभी पे व्यापारिक कर को भी हटा देता है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि अच्छे से लड़ो। ठीक है, पूरा जी जान लगा के लड़ो, ये जो जितना भी है ये सब जितना भी कर वगैरह उसको भी मैं हटा दूंगा। तो इस तरीके से अपने सेनाओं को एक मोटिवेट करता है। प्लस उनको नशा वगैरह में ना रहे ये सोच करके वो शराब पे भी पूरा प्रतिबंध लगा देता है। इस तरीके से करके फिर वो खानवा का युद्ध को जीतता है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ध्यान रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसके बाद से तीसरा युद्ध, 4 युद्ध हुए हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो जनवरी 1528 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा किन दो लोगों के बीच में हुआ, तो बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, चंदेरी का शासक है मेदिनी राय, तो इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ, मेदिनी राय जो है वो पराजित हुआ। ठीक है, इस विजय के बाद में फिर क्या है, पूरा जो मालवा का जो क्षेत्र है उस वहां भी वो पूरा जीत लेता है उसको भी। आगे देखते हैं चंदेरी के बाद से, देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बना है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, अब ये इसका डेट क्या है, मई 1529 ईस्वी, इसमें डेट भी याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसको याद रखना जरूरी है। इन सभी युद्धों के बाद ही जो है बाबर भारत में स्थायी रूप से बस जाता है और उसका बहुत बड़ा एक साम्राज्य भी स्थापित हो जाता है। तो मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो है यहाँ पे, उसके बाद से फिर बिहार और बंगाल का पूरा ये सब यहाँ पे जितना भी जो क्षेत्र है, ठीक है, मतलब एक तरीके से हम लोग बोले पूर्वी क्षेत्र, उस पे पूरा अधिकार कर लेता है। देखिए यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, ये घाघरा नदी है। ठीक है, तो इसके पास में युद्ध होता है और इधर का पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा जीत लेता है इधर। ठीक है, तो इस तरीके से ये घाघरा का युद्ध हो गया। घाघरा का युद्ध यहाँ पे किसके बीच में होता है, तो एक तरीके से महमूद लोदी जो है वो यहाँ पे नेतृत्व करता है और बाबर, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, और इसके बाद से फिर क्या है, बाबर स्थायी रूप से भारत पे अपना साम्राज्य बना लेता है। तो इस तरीके से हम लोग 4 जो युद्ध है उसको देख लिए। ठीक है, बाबर से रिलेटेड है मुगल काल का ये पहला एक तरीके से हम लोग चैप्टर बोल सकते हैं, जिसमें इतनी सारी बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसको याद रखेंगे। और ये जो 4 युद्ध है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक सीक्वेंस में भी याद रखने के लिए हम लोग इस तरीके से मतलब याद रखने के लिए हम लोग उसको एक तरीके से ट्रिक थोड़ा सा बनाते हैं यहाँ पे याद रखने के लिए। देखिए एक बार इसको मैं सीक्वेंस से थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं इसको याद रखने के लिए कि बाबर क्या है, भारत आया, ठीक है। भारत आने के बाद से थक गया, ठीक है। तो वो क्या किया, पानी पिया। पानी पीने के बाद से क्या है कि वो खाना खाया, खानवा का युद्ध, ठीक है। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, ठीक है। खाना खाया, खानवा का युद्ध। उसके बाद से फिर क्या होगा आगे, ये यहाँ पे खाना खाने के बाद से चाय पिया। बाबर क्या हुआ, बाबर आया, ठीक है। थक गया था इसलिए क्या किया, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया और फिर घर चला गया। लेकिन घर तो नहीं गया, इसके बारे में ये है कि घर क्या जाएगा, पूरा ही चला गया ये, क्योंकि ये 4 साल तक ही ये शासन कर पाया, ठीक है। ज्यादा शासन भी नहीं कर पाया। हालांकि ये मुगल काल का शुरुआत यहाँ से हुआ है, बहुत बड़ा साम्राज्य भी बनाता है, लेकिन उस पे शासन नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे अब बाबर की मृत्यु देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है ये बाबर का यहाँ पे आगरा में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। बाबर कितना 4 साल तक ही इसमें भारत पर ये शासन कर पाता है। और जो इसका मृत्यु है ये आगरा के ये मतलब एक तरीके से इसके यादगार के लिए सबसे पहले वहीं पे शव को रखा गया था। ये आराम बाग के नाम से उसको जाना जाता है, तो पहले वहीं रखा गया था। लेकिन बाबर का इच्छा था कि उसको, उसका जो शव है उसको काबुल ले जाया जाए, तो काबुल ले जा करके वहां पे दफनाया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आराम बाग है, आराम बाग का गार्डन है अभी भी आगरा में। तो उसका लोकेशन ये इस तरीके से है, तो याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो आराम बाग है वो किससे संबंधित है, कौन से शासक से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाबर का मूल्यांकन, यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं आगे। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाबर का के बारे में, तो इसका मूल्यांकन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल और कांधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा, ठीक है। तो ये बाबर के बारे में एक पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। उसके बाद से बाबर ने पहली बार युद्ध में तोप खाने और युद्ध की नई रीति, नई नई नीति, यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न पूछा गया है ना, ये तुलगमा युद्ध पद्धति, तो इसका प्रयोग किया था। तो सबसे प्रथम पहली बार किस शासक ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए आगे, बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए बाबरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गजे बाबरी, इसका भी शुभारंभ किया, यानी कि गजे बाबरी एक मापन ये बनाया, ठीक है। काफी होशियार था ना बाबर, ठीक है। तो सड़क को मापने के लिए ये अपना गजे बाबरी इस तरीके से मापन के लिए पद्धति बनाया। उसके बाद से जो बाबर है वो अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल भी भारत में लाए। क्या, पहला गंजीफा, ये जो नाम, जिस तरीके से नाम है वो नाम को याद रखना है, ठीक है। ये ताश का खेल था, तो गंजीफा, ठीक है, ये लेके आया। दूसरा इश्कबाजी, यानी कबूतरों का खेल। हम लोग कबूतर देखते हैं ना, कबूतर आ आ जा जा वाला जो सॉन्ग है ना, तो ये उस तरीके से इश्कबाजी जो है, यानी कि कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाने वाला, है ना। ये एक तरीके से खेल जो है, खेल भी है और ठीक है, सभी चीजें हैं, ये इसको छोड़ देते हैं। बाकी याद रखना है कि ये गंजीफा और इश्कबाजी, ये दो खेल जो है वो बाबर के साथ भारत आया, ठीक है। और ये देखिए इश्कबाजी उसका प्रिय खेल भी था, ठीक है। तो याद रखेंगे, संदेश भेजवाने के लिए जो कबूतर का यूज करते हैं ना, है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इश्कबाजी के नाम से याद रखेंगे। ये बाबर का प्रिय खेल था। चलिए आगे देखते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बाबर नामा के बारे में।
बाबरनामा खुद एक पुस्तक है, ठीक है। ये तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा ही लिखा गया है और इसका नाम क्या है तुर्की भाषा में? तुजुके बाबरी, ठीक है। तो तुजुके बाबरी तो इस तरीके से प्रश्न नहीं बने क्योंकि बाबरी जो है वो पहले ही बाबरनामा और बाबर का नाम आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि तुजुके बाबरी जो है वो किस भाषा में सबसे पहली बार बाबर ने किस भाषा में उसकी रचना की थी? तो तुर्की भाषा में। हाँ, ये प्रश्न बना हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे अभी इस प्रश्न को। ये तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि बाबर की आत्मकथा का जो अनुवाद है वो पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं उसको फारसी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से मुगल काल को समझने के लिए बाबर के द्वारा लिखा गया पुस्तक को पढ़ना तो जरूरी है ना। तो इसको फारसी भाषा में कौन अनुवाद किया याद रखेंगे? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबरनामा, ठीक है। इससे भारत का बहुत सारा इतिहास, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति तक पता चलता है इससे, ठीक है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद से श्रीमती बेवरिज ने जो है वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया बाबरनामा का, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बाबर प्राकृतिक प्रेमी था और भारत की यहाँ पे जलवायु का भी वर्णन करता है। तो बाबरनामा में उस समय काल में भारत का जलवायु कैसा था वो भी वर्णन करता है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि जो भारत में नदियां और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो काफी प्राकृतिक प्रेमी था, उसके अलावा उसको मतलब नदी और पहाड़ पर्वत इसके अलावा उसको कुछ दिखा ही नहीं वहां पे। ये एक अच्छा, एक प्रकृति के रूप में एक अच्छा वर्णन भी है कि हम लोगों का जो भारत का जो उस समय का स्थिति था काफी हरा भरा था, काफी प्राकृतिक था, ठीक है। ये इसके लिखावट से यही पता चलता है। आगे देखते हैं। और इस पुस्तक में 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, ठीक है, और 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख है। लेकिन बाबरनामा में जो है सबसे प्रमुख जो है उसको थोड़ा सा प्रभावशाली बनाता है कि ये विजयनगर जो है ना, विजयनगर का शासक कृष्णदेव, हम लोग पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो जो कृष्णदेव राय है, इसको इसका समकालीन था, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है बाबरनामा में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबरनामा में किस हिंदू शासक को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। कौन है? कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य। बस लास्ट है, आगे देखते हैं इसमें। बाबर लिखता है कि यहाँ पे बाबरनामा के अंतर्गत पुस्तक का एक तरीके से हम लोग यहाँ पे विवेचन कर रहे हैं उसका। तो बाबर यहाँ पे लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। तो इस तरीके से इसका अपना कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये हर जगह पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ये भारत में हर जगह पे तो घुमा नहीं होगा, ठीक है। तो जितना घुमा होगा, जितना समझ में आएगा उतना लिखा होगा, तो हर जगह पे ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब उस समय का जो बाबरनामा में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से वर्णन करता है। उसके आगे ये लिखता है कि मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ठीक है। ये जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बाबरनामा के अंतर्गत, हम लोग चाहे मुगल काल का ये एक चीज याद रखेंगे कि हम लोग चाहे किसी भी समय काल का पुस्तक रचना के बारे में पढ़ें, उस समय जो उसमें लिखा गया है शासक के द्वारा या किसी राइटर के द्वारा लिखा गया है, वो जो लिखा गया है उस समय का स्थिति को देख करके लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो समय काल है वहां का स्थिति भी हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। वहां की सामाजिक स्थिति, हो सकता है कि इसको वहां की सामाजिक स्थिति उस तरीके से दिखी होगी, है ना, इसलिए वो लिखा है। तो हम लोग इससे ये भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कभी भी कहीं भी मेंस में लिखना हुआ, ठीक है, या हम लोगों को खुद में समझ समझ होना चाहिए कि उस समय का हम लोग सामाजिक स्थिति इससे पता चलता है।
ठीक है। तो उस समय समाज के पिछड़ापन के बारे में भी वर्णन इस तरीके से, एक तरीके इसका जो लिखावट है, लिखा हुआ है, उससे थोड़ा बहुत ये हिंट होता है। उसके बाद से आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये भी ये लिखता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का अथाह संपत्ति है। ठीक है। तो उस समय का हिंदुस्तान इस तरीके से था, ठीक है, कि सोने चांदी से पूरा भरा हुआ था। अभी तो नहीं दिख रहा है, गायब हो गया है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा सोने चांदी से भरा हुआ था, है ना। देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से बाबरनामा में। तो बाबर ये सब चीज देखा होगा तभी लिखा है। देखिए आगे क्या लिखता है यहाँ पे कि भारतीय जो है, भारतीय मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। ठीक है। और रियल में ये जो हम लोग जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि पानीपत का युद्ध, वो किस तरीके से रणनीति बना करके लड़ता है, तो ये काफी होशियार रहता है युद्ध वगैरह में। ठीक है। काफी समझदार रहता है। तो इस तरीके से वर्णन किया है यहाँ पे, भारतीय जो है मारना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। तो ये वर्णन इस तरीके से करता है, हालांकि ये भी हर जगह पे लागू नहीं होगा। ठीक है। बस स्थिति काल को ही हम लोग देखते हुए जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। कोई भी चीज एक जगह पे परफेक्टली लागू नहीं होता है, कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता। ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। बाबरनामा में ये चीजें लिखी गई। आगे देखते हैं प्रश्न। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ठीक है। तो आपको याद रखेंगे, ये याद रहेगा ना। बाबरनामा में जितनी बातें अभी हम लोग पढ़े हैं सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। तो इस तरीके से बाबरनामा से और भी प्रश्न बना, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल मैं एक ही प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग का एक ये मुगल काल का फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, ये हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जितनी बातें हैं आपको मैं बता दिया हूँ, उतनी बातें आप अच्छे से याद रखते हैं तो लगभग किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा और अच्छे से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग ये बाबर काल जो है, बाबर मुगल काल का स्टार्टिंग, इसको हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद।